stage and deliver his talk. Thank you, sir. थैंक यू मैम फॉर नाइस इंट्रोडक्शन। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा यहाँ के प्रधानाचार्य जी का, हमारे बड़े भाई बल्लाल जी का, जिन्होंने हमें आप बच्चों के बीच में और फैकल्टी मेंबर के बीच में इंटरेक्शन करने का मौका दिया। जो यहाँ पे डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स स्कॉलर्स अलग अलग जगह से आए हैं, और साथ में मेरे दो फ्रेंड साथ में आए हैं। दो दे आर नॉट scientists, they are educationists, they are running their own institution in the different states, from Jammu Kashmir to up to Kanyakumari, Mr. Sant Kumar ji, and M&M Education आपने सुना होगा, हमीरपुर में बहुत बड़ा नाम है इसके लिए, कोचिंग के लिए। ऐसे ग्रेट मैथमेटिशियन मिस्टर मनोज कुमार जी यहाँ पे बैठे, हमारे छोटे भाई डॉक्टर आशीष जी, और जितने हमारे यूनिवर्सिटी के मेरे डिपार्टमेंट के कोलीग्स या जो फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे। तो आई विल बी बाइलिंगुअल ओवर हियर। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे जो बच्चे, आई थिंक ये अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे हमारे पास यहाँ बैठे हैं। कुछ समर जैसे शीश बता रहे थे, कुछ कॉमर्स के हैं, कुछ MBA के हैं, कुछ मैथमेटिक्स के हैं, केमिस्ट्री तो ऑल है। तो बड़ा जनरल सा टॉपिक, मैं डिटेल प्योर सर्च में या प्योर इसमें नहीं जाऊंगा। आई विल टॉक ऑन वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज नाउ डेज। जैसे मैडम अभी बता रहे थे कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, और उसके अलग अलग सेक्टर्स में किस किस तरह से उसका प्रभाव पड़ रहा है। एज वी हैव फेस्ड दिस इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द स्टेट सिंस फ्रॉम 2023 एंड दिस 2025 लास्ट इट वाज वेरी pathetic year for the whole state in the Himalayan, especially उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। सो इस सिनेरियो में जिस तरह से हमारा जलवायु परिवर्तन के अभी इम्पैक्ट्स, पहले तो जो नई जनरेशन के बच्चे बैठे थे, आप जलवायु परिवर्तन के ये ऐसा होगा वैसा होगा, नो इम्पैक्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ अस, कि इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, और उस प्रभाव के साथ साथ जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है रिसर्च का, जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ, एंटोमोलॉजी, और उसमें हमारे छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, और उसमें जो इंसेक्ट्स में जो पॉलिनेटर्स एक ग्रुप होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते, दिखते नहीं हमें, पर पर्यावरण में उनका इतना बड़ा रोल होता है, इतना बड़ा रोल होता है कि हम उन चीजों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। उसी के विषय में आपके साथ में यहाँ पे इंटरेक्ट होगा। ये एक FAO एक एजेंसी होती है, आपको बच्चों को पता हो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक एजेंसी है। ये बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है। वो एक रिपोर्ट बोलती है कि तकरीबन 75% जितनी हमारी वर्ल्ड की जो फूड क्रॉप्स होती हैं, जितनी भी जो हम डेली सुबह से लेकर शाम तक जो हमारी थाली में परोसा जाता है, वो सिर्फ तभी परोसा जाता है अगर उसके ऊपर ये हमारे इंसेक्ट पॉलिनेटर्स के ऊपर पॉलिनेशन ना करें। तो आप अंदाजा लगा सकते, आप फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, कोई भी आप किस तरह का खाना खाते हैं, अगर इफ यू आर गेटिंग द थिंग्स ऑन योर टेबल्स, ऑन योर प्लेट्स सिंस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, इट इज ओनली ड्यू टू the only that fruits, crops, vegetables, cereals, that is we are getting because if there is a pollination by the insects, especially the insect pollinator, इसमें 3-4 ग्रुप होते हैं, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक रिपोर्ट और है, ये बोलते हैं कि जो जितनी भी हमारी इंटर गवर्नमेंट साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म एंड बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज, इनकी रिपोर्ट है। ये बोलते हैं कि जो पॉलिनेटर जो है वो कितनी लेवल पे अगर लॉस हो जाए तो क्रॉप्स का कितना 35% लॉस, ये वर्ल्ड लेवल पर रिपोर्ट कर दिया है बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग ऑफ दिस पॉलिनेटर्स। अगर हमारा ग्लोबली अगर हम क्रॉप का प्रोडक्शन देखें तो 35% जो उसको मतलब ये रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इंटरनेशनल अथॉरिटी बोल रही है कि अगर ऐसा हो जाए तो हमको कैसे फूड मिलेगा, क्यों हो रहा है, उसके मैं फैक्टर बताऊंगा कि क्यों, किस वजह से ये कम हो रहा है। तीसरा जो है कारण मैंने बताया, इरेक्टिक टेम्परेचर
सॉरी इरेक्टिक रेनफॉल लास्ट ईयर 2023 2025। अभी आप देख रहे हैं राइजिंग टेम्परेचर, हम अभी जनवरी महीने में एंटर कर चुके हैं दिस ईयर, पर टिल डेट since from 4 and 5 months there is no snowfall on the high mountains, there is no rain in the plains। तो कैसे चीजें होगी? दिस इज द इफेक्ट्स, दिस आर शिफ्टिंग फ्रॉम ब्लूम पीरियड्स आर डिकपलिंग प्लांट्स एंड पॉलिनेटर्स। इसको हम बोलते हैं जो एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे हमारा कोई फ्लावरिंग फेज आ गया, अगर हमको आज की डेट में अगर 19 फरवरी को या 20 फरवरी को किसी प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है और वो 25 तक जा रही है, बट वी आर नॉट, देयर इज नो इमरजेंस ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। जो इंसेक्ट्स हमको दिखने चाहिए, जो हमारे जोड़ने चाहिए वहां पे, जो दिखने चाहिए हमारे को, वो हमको नहीं मिलते हैं, जो उसका एक वो भी एक इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है। फिर द हिमालयस होस्ट तकरीबन 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉलिनेटर स्पीसीज। अभी हिमालय क्या होता है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड की जो 10% स्पीसीज है, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हिमालय में रहता है, वहीं पे एग्जिस्ट करता है, वही उसका हैबिटेट है। अगर ये सारी की सारी चीजें हो जाए तो क्या होगा? देयर विल बी ट्रिपल इफेक्ट्स। किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा अगर ये ऐसा हो जाए? हमारी जैव विविधता के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, उसके अलावा हमारी लाइवलीहुड्स के ऊपर कैसे। अभी मैंने बोला कि ये छोटी चीजें हैं, पर कहां ये इम्पैक्ट करके चले जाते हैं हमें महसूस नहीं हो रहा है। अगला हमारा जो माउंटेन एग्रीकल्चर सिस्टम है, अगर हम हिमालय स्टेट्स देखेंगे तो वहां की टोटली जो लाइवलीहुड्स है, दैट इज टोटली एंड टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड द होल एग्रीकल्चर दैट इज अ रेनफेड एरिया। वहां पे ज्यादा इरिगेशन सिस्टम नहीं है हमारे हिमालयंस में। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द, हम बोलेंगे भगवान पे ऊपर डिपेंड रहते हैं। बारिश होगी, बर्फ गिरेगी तो कुछ वहां पे फसलें होगी, अगर वो चीज नहीं होगी तो इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिस इज नॉट ए लेक्चर, याद रखना है, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ या कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ, ये इंटरेक्शन है आपके बीच में। जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, हम क्या बात करेंगे, जो अभी मैंने बोला शुरू में कि क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो क्लाइमेट चेंज हिमालयस में जो हमारे किस तरह से हो रहा है, और जो हिमालय में पॉलिनेशन इकोलॉजी जिसकी हम बात करेंगे, परागण जो वहां पे हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज का पॉलिनेशन या पॉलिनेटर्स के ऊपर क्या प्रभाव है वो बात करेंगे। तो ये हम कुछ बातें करेंगे। सर्विसेज होती क्या है, क्योंकि बच्चे यहाँ बैठे इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि होती क्या है। ये जो परागण की सर्विसेज होती है, ये तकरीबन 4,000 स्पीसीज वर्ल्ड की जो होती है, ये एक रिपोर्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स में ये कंट्रीब्यूट करती है हमारी पॉलिनेशन में। और जो इसकी जो इंसेक्ट की जो इकोनॉमिक वैल्यू, जो पॉलिनेशन से मैंने बोला कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स कितना उसकी हमारे को प्रॉफिट कितना होता है, कितना पैसा आता है, वो तकरीबन यूएसए डॉलर 34 बिलियन, आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां से। तीसरा, तकरीबन 35% वर्ल्ड फूड क्रॉप्स टोटली रिप्रोड्यूस होती है या पॉलिनेट होती है, और दैट इज ओनली एंड ओनली बाय द इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। पॉलिनेशन क्या होती है मैंने आप बताया। अगर कुछ बच्चे यहाँ पे जैसे ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस, कुछ बच्चे शायद एयर लाइफ साइंसेज के नहीं है, स्टिग्मा, तो कौन कौन की फैक्टर होते हैं उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब आता है बात हिमालय। आप सबको मालूम होना है कि जो हिमालय हमारा वो सबसे क्या है, इट इज ए यूनिक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट। अब हॉटस्पॉट किसको बोलते हैं हम, क्यों है यूनिक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट? ये तकरीबन जो हिमालय जो फैला हुआ है 8 कंट्रीज में है, और इस 8 कंट्रीज में तकरीबन 1.9 बिलियन पीपल्स दे लिव्स इन द डाउन स्ट्रीम ऑफ द हिमालयस। ये जो बोर्ड है, आईसी बोर्ड एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है नेपाल में, वहां पे बहुत बड़ा काम होता है इसके ऊपर, स्पेशली ऑन द हिमकुश हिमालयन रीजन के ऊपर। तो ये चीज होती है। उसके अलावा ये बोलते हैं इट कंटेन्स 4 ऑफ द 30 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। अगर वर्ल्ड में 36 हैं तो 4 जो हॉटस्पॉट्स होते हैं हिमालय में होते हैं। मीन्स
इट इज रिच इन टर्म्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। फिर रैपिड वार्मिंग ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों यहाँ पे, कि जो हिमालयन का टेम्परेचर और वह डबल बढ़ रहा है। अगर और जगह 8% बढ़ रहा है तो हिमालय में जो टेम्परेचर है वो डबल रफ्ता, ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज। ये अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये बहुत बड़े खतरे की घंटी है। दिस शिफ्ट थ्रेटन नेटिव पॉलिनेटर्स एंड माउंटेन एग्रीकल्चर सिस्टम। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है टेम्परेचर, ये कैसे हमारे सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं कि पॉलिनेशन होती क्या है। अगर सबसे 3-4 ग्रुप होते हैं, उसमें बीज आती है, उसको हम बोलते हैं हाइमेनॉप्टर्स। जो छोटी छोटी फ्लाइज होती है उसको हम बोलते हैं डिप्टर्स ग्रुप है। ये कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं, हार्ड कलर को हम कोलेप्टर्स बोलते हैं, बीटल्स भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है पॉलिनेटर्स के इंसेक्ट्स में। तो अमंग इज द बीज, दे आर द पोटेंशियल पॉलिनेटर्स। सबसे ज्यादा 75% अगर पॉलिनेशन करते हैं, दैट इज ओनली बाय बी। उसमें आप देखेंगे कि क्या रोल होता है। अब आप स्लाइड में देख सकते हैं कि अगर कोई अट्रैक्ट होता है, इफ दे गेट्स इन्फ्लुएंस हाउ दे गेट्स विजिटेड टू द फ्लावर्स ऑफ द डिफरेंट क्रॉप्स, उसका कारण होता है कलर्स ऑफ द फ्लावर, ऑर्डर ऑफ द फ्लावर्स, शेप ऑफ द फ्लावर्स एंड नेक्टर एंड पॉलन। इसलिए जाते हैं पॉलन के ऊपर जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि हम क्या फायदा दे रहे हैं, बट दे आर गोइंग फॉर दिस। सेकेंड साइड देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जितने भी आपके फ्रूट्स, हम हिमाचल में रहते हैं मोस्टली मुझे लगता है, तो हिमाचल इज नोन फॉर द स्टोन फ्रूट स्टेट्स। स्टोन फ्रूट जितने भी होते हैं आपके, एप्पल होता है, आड़ू होता है, नाशपाती होता है, प्लम होता है, चेरी होता है ना, आपके कीवी नए फ्रूट्स है, परसिमन है। तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं जो हम डेली यहां से, जिसकी हमारी इकोनॉमी डिपेंडेंट है, वो इसकी वजह से होती है। क्वालिटी भी तभी आएगी और क्वांटिटी भी तभी आएगी। मैं इसको चाहूंगा कि आप क्या नो कर रहे हैं। तीसरा, बी पॉलिनेशन इंक्रीजेस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द क्रॉप्स। एक साल में जो एप्पल ग्रोवर्स है हिमाचल के, इट इज नॉट द एप्पल स्टेट, कितना करोड़ की इनकम होती है। अगर आप देखेंगे चौथी जो स्लाइड्स है, इसमें मैंने डिफॉरेस्टेशन की बात की है, इसमें मैंने इंटेंसिव एग्रीकल्चर की बात की है, इनमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड की बात की है। जो ये चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं ये तीनों जो स्लाइड है इसको इफेक्ट कर रही है। ये मैंने बात कर दी। हिमालय में है मेजर डिपेंडेंट क्रॉप्स विच इज टोटल डिपेंडेंट ऑन द पॉलिनेटर। जब मेजर पॉलिनेशन होती है, ये सबको पता है, एप्पल, पियर, प्लम, एप्रिकॉट, 85% इट डिपेंड ऑन इंसेक्ट पॉलिनेशन। ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो सबसे बड़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारा, उसकी रिपोर्ट है। लॉन्ग कार्डियम इन सिक्किम एंड ईस्टर्न हिमालयस, दे आर पॉलिनेटेड बाय द बम्बलबीज। Then buckwheat, mustard and coriander is crucial local food and heavy forage. कोई बच्चा है किन्नौर का बैठा होगा, लॉर्ड स्पीति का होता है, बकव्हीट की 2 वैरायटी लगाते हैं वहां पे, फिगोपारम टेट्राकुलम एंड फिगोपारम एस्कुलेंटम, ओगला एंड फाफरा इसको हम बोलते हैं। एंड ओगला और फाफरा है, उसमें एक प्रोटीन ऐसी होती है विच प्रोटेक्ट्स आवर स्किन और बॉडी फ्रॉम द यूवी रेज। एक उसका वो फायदा है। दूसरा फायदा है कि जब वो फ्लावरिंग उसमें आती है, उसी टाइम वहां पे क्या होता है कि एप्पल में भी फ्लावरिंग आती है। तो जो हम सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं, जो फिनोलॉजी की हम जिसको हम बोलते बात करेंगे, एमर्जेंस ऑफ इंसेक्ट्स एंड ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर्स, तो उसके बीच में एक तालमेल रहता है। डिक्लाइन इन पी डाइवर्सिटी लिंक अप टू 25% इन लॉस इन एप्पल ऑर्चर्ड। ये रिपोर्ट है कि 25% जो एप्पल की प्रोडक्शन है वो कम हुई है, इसलिए क्योंकि वहां डिक्लाइन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटर हो चुका है। देन पॉलिनेटर डिपेंडेंट क्रॉप्स प्रोवाइड 60% ऑफ द स्मॉल होल्डर इनकम इन मिडिल रीजन्स। तो आप इसलिए बहुत छोटी चीजें हैं, पर बात है ये कुछ स्पीसीज हैं जो बच्चे जिनको नहीं मालूम होगी कैसे दिखते हैं, कैसे ग्रुप में जाएंगे। आप देख रहे हैं बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये फ्लाइज हैं, तो जो इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं।
Then if you talk about the climate sensitivity of mountain population system, क्लाइमेट के ऊपर ये क्यों इतने सेंसिटिव होते हैं, क्यों ये चीजें आती हैं? आप देखें माउंटेनिक सिस्टम सोर्स टाइप मैंने बता दिया, टेम्परेचर राइज 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिकेड्स इन हिमालय इज डिस्टर्बिंग दिस टाइमिंग इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। अभी हम लास्ट वीक मैं ट्रेनिंग में गया था, आईसी मोड हमारे जीबी पंत के इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर जब कुल्लू वैली की एक रिपोर्ट है, कुल्लू के बच्चे बैठे हैं, इन 40 ईयर्स लास्ट 40 ईयर्स तो उन्होंने वो जो कुल्लू वैली का टेम्परेचर है वो 0.4 से लेकर 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बढ़ गया है। और उसका इम्पैक्ट क्या है? एप्पल वेस्ट जो है इट गेट शिफ्टिंग तकरीबन 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम, मतलब 40 किलोमीटर एप्पल पहले बेल्ट नीचे होती थी और 40 किलोमीटर ऊपर चले गए। लास्ट ये मतलब हिमाचल की बात कर रहा हूं, दैट इज अ रिपोर्ट ऑफ द आईसीआर का एक इंस्टीट्यूट है, वहां पे उनकी रिपोर्ट है जो एक्सक्लूसिव ऑन एप्पल्स या अदर स्टोर्ड फूड्स पे काम कर रहे हैं। देन इरेक्टिक रेनफॉल, लेट फॉरेस्ट डिफेंस डैमेज, अर्ली ब्लूमिंग, सबको पता है। अल्पाइन स्पीसीज फेस हैबिटेट कंप्रेशन, बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है, ये रिपोर्ट एक है। देयर आर नंबर ऑफ स्पीसीज, अगर आप पुराने जो लोग हैं कि अगर इधर उधर गए थे कितने सारे होते थे कीट पतंगे, आज कितने मिलते हैं, यू विल सी दैट वन। पॉलिनेटर एंड क्लाइमेट चेंज, इसमें आप दो तीन चीज देखेंगे। अगर क्लाइमेट चेंज, आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको, आप अपना मोबाइल फोन लेना और कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन लेना जहां पे मधुमक्खियां हो आपके आसपास, मोस्टली जो हमारी नेटिव हनी भी होती है एपिसियाना, कभी ऑब्जर्व करना आपने, कर थोड़ा टाइम टेम्परेचर बढ़ गया या आपने मोबाइल दिख गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो से आ रही है, दे विल गेट इमीडिएटली माइग्रेट फ्रॉम दैट प्लेस, वो ज्यादा देर नहीं टिकेगी। तो वैसे क्या होगा कि ऐसे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सबसे जो फर्स्ट बायो इंडिकेटर्स होते हैं द हाईली सेंसिटिव दे आर इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स में जो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स होते हैं उसमें देखो पहले लिखा मैंने, डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी मींस लिमिटेड फूड एबिलिटी कॉजिंग डिक्लाइन इन पॉलिनेटर पॉपुलेशन, ये इफेक्ट पहले दिखता है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज कॉजिंग एन ओवरऑल डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, मैंने पहले बात कर दी। तीसरा, विच लीड्स टू लेस पॉलिनेटर्स एंड देयरफॉर लेस फूड फॉर पॉपुलेशन और सोसाइटी और कम्युनिटी। तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से सारी चीजें होंगी। क्लाइमेट चेंज ऑन पॉलिनेटर पॉपुलेशन, आप इसमें देख सकते हैं कि अलग अलग जो वास्प की स्पीसीज है, विद द टेम्परेचर इंक्रीज इन द टेम्परेचर हाउ दिस पॉपुलेशन इट हैज गेट्स डिक्लाइन, दीज आर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द वास्प। और वास्प जो होते हैं वो पॉलिनेटर्स होते हैं। तो एक स्टडी है, तुम्हें डिटेल में जाऊंगा कि इसमें कारण क्या, टेम्परेचर राइज है, अप स्लो माइग्रेशन है, हीट स्ट्रेस है, ह्यूमिडिटी है, एक्सट्रीम रेनफॉल एंड लेट फॉरेस्ट है। तो इसकी वजह से जो इसकी जो अबंडेंस है different parts of the country, how it has gets declined. अब ये हेल्दी हनी भी आपके आसपास रहती है। अगर आप देखेंगे ये मर क्यों जाती है, तो ये सारे काम देख रहे हैं आप, यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स, देन ह्यूमिडिटी कितनी है कितनी नहीं है, देयर आर सम हनी बी डिजीज, कुछ पैरासिटिक डिजीज होती है, कुछ प्रोटोजोन्स डिजीज होती है, कुछ वायरल डिजीज होती है, वो फैक्टर्स है। फिर इकोसिस्टम को हम अल्टर करते हैं, चाहे डिफॉरेस्टेशन हो या डिफरेंट टाइप्स के डिफॉरेस्टेशन। व्हाई वी आर डूइंग दिस डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा उनके अगेंस्ट क्या है। फाइनली दिस क्लाइमेट चेंज विच इफेक्ट्स द डाइवर्सिटी ऑफ हनी बी एंड इट लीड्स टू कुछ एविडेंसेस है क्लाइमेट चेंज के हिमालय में जो आज तक स्टडी हुई है। मीन एनुअल टेम्परेचर इन द हिमालय हैज रेजन बाय 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड सिंस द 1980s, आईसी मोड बोल रहा है। 1980 से लेके, अब बच्चे 1980 वाले कोई बच्चे बैठे भी नहीं होंगे, तो अब तक यहां पे इतना टेम्परेचर। अगर आपने कभी पढ़ा होगा कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है
तो वाटर का जो सी लेवल है वो 1 मीटर बढ़ जाएगा। अगर 1 मीटर बढ़ जाएगा, ये रिपोर्ट आईपीसीसी की, तो जितने भी हमारे समुद्र के किनारे जो शहर है, सिटी है, एग्रीकल्चर लैंड, इट गेट मर्ज इन द वाटर। तो ऐसा होगा तो ये चीजें होगी। तो आप सोचते कितना इंपैक्ट हो सकता है उसका। ग्लेशियर रिट्रीटिंग एट 10 to 60 meters per year and they are altering the downstream ecosystem। जो हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसके नीचे जो उसके क्या क्या भाव पड़ रहे हैं, जो नदी नाले वहां से निकलते हैं, बड़ी बड़ी नदियां निकलती है जिससे हम इरिगेशन करते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एप्पल कल्टीवेशन बेल्ट इन हिमाचल उत्तराखंड शिफ्टिंग 5 to 1000 अप स्लोप। जो मैंने बताया था कि जो 40 किलोमीटर एप्पल की बेल्ट शिफ्ट हो चुकी है अप स्लोप, ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि जब हमारा टेम्परेचर या क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अर्लियर फ्लावरिंग बाय 10 to 20 days earlier and this has also been reported in the rhododendron in the Shimla also। जो हमारे ब्रास के फूल होते हैं शिमला में, यहाँ पे नहीं होते हैं, तो वो भी आप देखें। वैसे हमारे जो ब्रास के फूल होते क्या है कि हमारे एक मंडी में कल्चर होता है बैसाखी, तो बैसाखी 15 या 14-15 अप्रैल को होती है। तो उस फूल को पुराने जमाने में लाते थे और हर घरों के या दरवाजे में, खिड़की में, आप जो है छत में उसको फेंकते थे, शुभ मानते थे उसको। पर अब जब बैसाखी आती है तो उस टाइम उसके फूलों के फूल जो है वो झड़ चुके होते हैं, आपको मिलेंगे नहीं आप ब्रास के फूलों। तो ये इफेक्ट्स है क्लाइमेट चेंज के जो हमको दिख नहीं रहे हैं। आप ये बोलेंगे कि क्लाइमेट चेंज का जी हो तो ऐसा नो। आपने पढ़ा होगा स्पीशीज डाइवर्सिटी, आपने पढ़ा होगा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और कम्युनिटी डाइवर्सिटी, आपने पढ़ा होगा जेनेटिक डाइवर्सिटी, आपने जाना होगा जिसके अल्फा बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। ये सब बच्चों ने पढ़ा है और पढ़ते भी हैं। जो बच्चे नहीं है इसके लाइफ साइंसेज के या बायोलॉजिकल साइंसेज के, अब ये क्या होता है कि जेनेटिक जीन, ये मत सोचना कि भाई ये जो हमारे कोई पारिस्थितिक तंत्र है या सामूहिक लेवल पे या आपके जो है प्रजाति लेवल पे फर्क पड़ेगा। ये जीन लेवल पे हमारा इफेक्ट कर रहा है। अंदर स्पीसीज के अंदर जितनी भी स्पीसीज है जेनेटिक मेकअप को चेंज कर रहे हैं। हमने उसके ऊपर स्टडी किया है, शो द लास्ट स्लाइड, कि कैसे जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो अनुवंशिकता के ऊपर जो उसका प्रभाव पड़ता है जीन लेवल पे, वो कैसे प्रभाव डाल रहा है क्लाइमेट चेंज और कैसे वेरिएशन होती है, यहां तक हो रहा है इसका। ये क्या है कि फिनोलॉजी प्रीमियर फार्मिंग एंड पॉलिनेटर एक्टिविटीज, ये इसके ऊपर बम्बल बीज के ऊपर वेस्टर्न हिमालयस में ये रिपोर्ट किया गया कि ऐसा होता। आप देख सकते हैं कि कितनी इमरजेंस हुई। क्लाइमेट चेंज इन द हिमालय, अब हिमालय की बात करूंगा मैं। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, तो ये मेरी सारी रिपोर्ट आपको बता दी। इसमें हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा मैं। हमने बोला कि जो ऑर्चिड्स का जो 30 to 35% ड्रॉप इन फ्रूट्स है, ये डायरेक्टली लिंक हुआ। क्यों कम हुआ? बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ बी। अब उन्हें कैसे जी? अब कोई ऑर्चर्ड एप्पल का कोई बैठे हुए, हमारी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी मार्च में। पीपल आर बाइंग द एपायरी ऑफ द एपिस मेलिफेरा, जो बॉक्सर होता है ना मधुमक्खियों के, आपने देखे होंगे कि मार्च अप्रैल में लोग अपने या किसके खेत में रखेंगे, या सेब के बगीचे में, या आम के बगीचे में, या लीची के बगीचे में। अपेयर स्पीसीज एपिस मेलिफेरा, दैट इज इटालियन हनी बी, वो इंडियन नेटिव नहीं है। तो आप यही से अंदाजा लगा सकते हैं जो हमारे वाइल्ड प्रेडेटर, जो हमारी नेटिव स्पीसीज एपिस लाना, जो घरों में जिसको हम दोहरी बोलते हैं, कई जगह मैटली बोलते हैं, जो हमारे मड हाउसेज होते हैं उसमें बनी होती थी, वहां से आपको मिलेंगे नहीं, हो यू विल नॉट फाइंड डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज। तो ये कारण है उसके। क्यों? क्योंकि हमारे जो अपने जो नेटिव पॉलिनेटर्स थे वो डिक्लाइन हो गए। उसकी वजह से जो एप्पल की क्रॉप्स है, it has been reported 35% less in the Himachal Pradesh during the last 40 years। दूसरा एग्जाम्पल है सिक्किम का, डिक्लाइन इन बम्बल बी स्पीसीज। बम्बल बी को भी पोटेंशियल पॉलिनेटर आज गेट में बोलते हैं, तो उसकी वजह से उसको वहां पर जो मेन क्रॉप्स है उसको भी प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा नेपाल, जो मिड हिल्स में
ये रिपोर्ट आईसीएमआर ने किया है कि 20 to 25 जो विजिट करती थी उस एरिया में वो डिक्लाइन होगा, वहां वेजिटेशन नहीं मिल रही फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर। दीज आर फ्यू रिपोर्ट्स। ये सारी रिपोर्ट्स आप देखेंगे, दीज आर द रिपोर्ट्स फ्रॉम द यूएसए, कि अलग अलग ग्रुप देखेंगे आप, बम्बल कितने परसेंट डिक्लाइन हुआ, बटरफ्लाइज का कितना परसेंट डिक्लाइन हुआ आपके यूएसए में, फिर अलग अलग लीफ कटर्स का कितना हुआ, तो अलग अलग जगह में किस किस ग्रुप का कितना डिक्लाइन हो चुका है पॉपुलेशन में, डाइवर्सिटी में, और ये बहुत बड़ा अलार्मिंग है। ये हिमालय का टेम्परेचर ट्रेंड्स देख सकते हैं आप कि 1970 से लेके 1920 तक जो हिमालय, स्पेशली वेस्टर्न हिमालय से हमारे आते हैं हिमाचल और उत्तराखंड, हम लोग जिसमें रहते हैं, उसमें टेम्परेचर कितना राइज किया है 0.6 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने बताया क्या होता है उसमें, अगर इतना टेम्परेचर बढ़ जाए पृथ्वी का तो उसमें क्या हो सकता है, मैंने बता दिया आपको। अर्ली स्नो मेल्ट, डायरेक्ट इफेक्ट, शॉर्टर पॉल्यूशन विंडोज एंड इमरजेंसी से मैंने आपको ये ट्रेंड है। चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द, प्रेसिपिटेशन जो नम्रता आती है उसकी वजह से भी कितना ही प्रभाव पड़ता है। उसमें आपके दे सकते हैं रेनफॉल, टेम्परेचर, मोर रेटिक, ये हमने सारी चीजें की है, तो ये ग्राफ में है कि कैसे इसका प्रभाव पड़ता है डाइवर्सिटी ऑफ द पॉलिनेटर्स। एक रिपोर्ट है ये डाउन टू अर्थ मैगजीन, पढ़ते हो बच्चों, पढ़े करो वो मैगजीन को, अच्छी मैगजीन है डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं इसके ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। ये बोलता है एप्पल ऑर्चर्ड्स इन हिमाचल वरी आफ्टर अनसीजनल रेन एंड स्नो किल इटालियन हनी बी। ये रिपोर्ट्स है, तो इस रिपोर्ट से जो लोग, क्योंकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें सबसे ज्यादा बी कीपर्स का क्लस्टर्स है, तकरीबन 600 या 800 के करीब बी कीपिंग जो बी कीप करते हैं उसका क्लस्टर बनाती है गवर्नमेंट, इतने क्लस्टर्स है, तो ये बेल्ट भी बहुत ज्यादा है, तो यहां पे इसका प्रभाव दे सकते हैं। देन इज ये दो स्लाइड है, लैंड यूज पैटर्न्स एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। लैंड यूज पैटर्न्स एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन दो तरह, मैंने एक प्रोजेक्ट्स वाला किया, एक मैं ट्री फेलिंग वाला किया। अब आई एम नॉट अगेंस्ट एनी प्रोजेक्ट्स बट इट शुड बी इन अ वेरी सस्टेनेबल वे। अगर हमें कोई 4 लेन बनाना है, हमने कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना है, हमने कोई रेलवे की लाइन बिछानी है, बट keeping in view of the environment or the biodiversity, we should develop all these things. Second, आप देखिए फेलिंग ऑफ द एप्पल ट्री, अभी आपने पढ़ा होगा 2-4 दिन पहले या 10-15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उसके ऑर्डर आया है कि जो कटिंग हो रही है एप्पल ट्री की, चॉपिंग हो रही है, उसको स्टॉप कर जाए हिमाचल प्रदेश में। इसमें एक और पहलू है, बिकॉज पीपल और द फार्मर्स दे वर कल्टिवेटिंग these apple trees by doing the deforestation of the large area. They were doing encroachment of the government lands by doing the deforestation. तो ये इम्पैक्ट को देखने मिलेगा हमारे को। ये कुछ अदर इम्पैक्ट्स हैं पॉलिनेटर्स के ऊपर होते हैं, मैंने बताया, जैसे पेस्टिसाइड एक्सपोजर्स, कितना जो यूज कर रहे हैं हम, केमिकल फर्टिलाइजर कितना यूज कर रहे हैं, दवाइयां कितनी छिड़का रहे हैं। एयर पोल्यूशन, यहां पे नहीं दिक्कत है, आप पंजाब वाला एरिया जहां पे ज्यादा पोल्यूटेड एरिया है वहां पे कितनी दिक्कत है इसकी। सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेशंस, और फाइनल रिजल्ट क्या होता है, वही पुअर सीड सेट, पुअर फ्रूटनिंग्स एंड लेस यील्ड ऑफ द एनी क्रॉप्स। नाउ पॉलिनेशन इकोलॉजी इन द हिमालयस, ये मैंने बता दिया आपको सारी चीजें, तो इसकी वजह से हमने ये आई डिस्कस दिस वन। या नॉन बायोलॉजिकल है, तो एक होते क्या है, ये जो पॉलिनेशन है ये होती क्या है, जो परागन होता है वो मैकेनिज्म क्या है, 2 तरह की चीजें होती है इसमें, एक बायोटिक एक एबायोटिक।
बायोटिक बोलते हैं हम लिविंग, एबायोटिक बोलते हैं हम नॉन लिविंग। मतलब उस जैसे पानी से भी होती है, हमने लिखा तो हवा से भी होती है ना। तो दो फैक्टर्स है। दूसरा ये तो ताजे मैंने बायोटिक जो होते हैं इसमें आपके इंसेक्ट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं और बैट्स आते हैं। मोस्टली जो है 75% और 80% सेटिस्फाई था इंसेक्ट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे पॉलिनेशन होती है। These are few groups of the important pollinators which are existing in our states. तो कौन पॉलिनेटर किसको बोलेंगे हम? आप देख सकते हैं बीज में एपिसिराना होती है, एपिस्टोरसेटा होती है। ये एपिस्टोरसेटा वाइल्ड जो वाइल्ड में होती है आपकी, जो बहुत फ्यूरियस भी होती है, वाइल्ड में जो बड़े बड़े छाते बड़े होते हैं। एपिस जिसकी मैंने बात की, जो आप जब हमारे फ्लावरिंग होते हैं तो लोग बॉक्स से ले जाते हैं हाई करके 250 रुपए पर डे के हिसाब से, इसके आप तो पढ़ रहे हैं। फिर बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, एज यू ऑल नो, बटरफ्लाई कौन होती है, मॉथ कौन होती है, ये भी होते हैं। फ्लाइज, डिप्टरन्स, बीटल्स एंड बर्ड्स एंड अदर्स, ये कुछ पॉलिनेटर्स होते हैं जो हमारे, जिसको हम परागण करता बोलते हैं, जो परागण कर रहे हैं। तो ये ग्रुप है। अब ये देखिए एक चीज है जिसमें फिर एक थोड़ा मैं फोकस करूंगा। एक वाइल्ड पॉलिनेटर की बात की मैंने, एक मैनेज्ड पॉलिनेटर की बात कर रहा हूं मैं। वाइल्ड पॉलिनेटर में तो जो ऑलरेडी नेचुरल फॉर्म में होते हैं हमारे को वाइल्ड में मिलेंगे, बहुत सारी वैरायटी होती है उसकी, और उसका क्या यूज है। मैनेज हुए जैसे मैंने बोला एपिस मेलिफेरा, हम उसके बी कीपिंग करते हैं उस स्पीसीज की, उसके द्वारा जो हम पॉलिनेशन कर रहे हैं। तो आप यू कैन सी द डिफरेंस, कैसे एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है, विच वन इज मोर रेजिलेंस, विच हैजिंग मोर नीड्स ऑफ द कंजर्वेशन नीड। तो जितने भी आप देखेंगे जो वाइल्ड स्पीसीज होती है वो हमारी ज्यादा ही बेनिफिशियल, तो मैं ये बोलूंगा अगर जितनी हम एपिसिराना को या एपिस्टोरसेटा को या जो अदर्स वाइल्ड पॉलिनेटर्स है उसको कंजर्व करेंगे, तभी हमारे जो फूड सेटलिंग और ईल्ड ऑफ क्रॉप्स है वो इंक्रीज करेंगे, अदरवाइज इट विल गो डे बाय डिक्रीज। आप जितनी मर्जी, आज हम बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग की, आज बात कर रहे हैं हम नेचुरल फार्मिंग की, आज बात कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की, आज कर रहे हैं हम बात क्लाइमेटिक एडेप्टेशन की, हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंस की, हम बात कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट की, है ना, हम बात कर रहे हैं रेजिडेंट क्लाइमेट क्रॉप्स की एग्रीकल्चर फील्ड में। तो एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी आजकल की में आ रही है। आप पढ़ेंगे ये कार्बन क्रेडिट है जी, ये जो है क्लाइमेट फाइनेंस है जी, ये जो है क्लाइमेट एडेप्टेशन है, ये रेजिडेंट क्रॉप इन एग्रीकल्चर फील्ड्स है। तो ये जगह सारी चीजें हम तभी बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज डिक्लाइन जो हमारा पॉलिनेटर्स का हो रहा है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। द मेन ट्रिगरिंग इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज, एज यू ऑल नो, दैट इज द टेम्परेचर है जो हमारा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ग्रीन हाउस गैसेस। किस तरह से आप देख रहे हैं कि कितने जो है अलग अलग टाइम में किस तरह से हमारा जो पॉलिनेटर डिक्लाइन हुआ है एग्रीकल्चर सिस्टम में, क्योंकि एग्रीकल्चर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कंट्री इज एग्रीकल्चर। ये मैंने बात कर दी, कुछ एग्जांपल दिया कि किस किस स्पीसीज की कितनी अर्ली फ्लावरिंग होगी है, कब क्या होगी, तो इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई हैव डिस्कस दिस वन स्लाइड। इन हिमाचल प्रदेश, दिस इज अनदर वन फोटो ऑफ द, इन हिमाचल प्रदेश climate change has unplanned development are causing disasters। ये बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है आने वाले जनरेशन के लिए। अनप्लान्ड डेवलपमेंट और द इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। व्हाई आई एम सेइंग अनप्लान्ड डेवलपमेंट? अनप्लान्ड डेवलपमेंट इसलिए बोल रहा हूं कि सपोज हम कोई भी, जैसे आज की डेट में आप देखेंगे एप्पल की फील्ड में या किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी फील्ड में हर साल 5 नई वैरायटी आ जाती है एप्पल की। एवरी ईयर देयर इज इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूस 5 or more than 5 varieties of the apples or some other species of the stone fruit। अगर इस तरह से रहेंगे, अब हम ये देखना है कि लोकलाइज्ड मैकेनिज्म क्या, वेदर द स्पीसीज व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड are they climate adapted, can they adapt in our climatic conditions or not? हम बोलते हैं कि हमने बिलासपुर में भी एप्पल लगा दिया जी, हमने कांगड़ा में भी एप्पल लगा दिया जी, आई एम एग्री, बट जो चिलिंग आज एक नॉर्मल बेबी के लिए चाहिए, एक नॉर्मल बेबी हमारे 9 महीने में आता है, उसी बच्चे को अगर 5 या 6 महीने में पैदा करेगा तो बच्चे में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज रहेगी। सेम इट इज
means we have to be focused on the localized climatic condition, which one species is more resilient. अब मैं आलू की बात करूंगा यहाँ पे एग्रीकल्चर। आलू में आप बच्चों ने नाम नहीं सुना, सबसे पहले ढांकरी आलू होता था। आई डोंट नो दैट वन, नाम सुनना है आप सोच पूछना। तो उसका साइज, टेस्ट और इसकी जो ड्यूरेबिलिटी, शेल्फ लाइफ का बोलेंगे, वो बहुत अच्छी होती थी। आज की देखेंगे आप कितनी सारी वैरायटी आलू के आगे, क्या ये सारी चीजें आ रही कि नहीं आ रही? मीन्स जो ऑलरेडी हमारे जेनेटिक डाइवर्सिटी हिमालयन रीजन में है, वेदर वी द प्लांट ब्रीडर्स स्पेशली जो जेनेटिक्स में काम करते हैं, प्लांट ब्रीडर्स जिनको बोलूंगा मैं, क्या वो जो हिमालयंस की हमारी मोटी स्पीसीज है उसके ऊपर कोई नई वैरायटी ला रहे कि नहीं ला रहे? ऐसा नहीं है कि इटालियन के प्लांट्स ला दे, आपने इटली के ला लिए, आपने जापान के ले लिए, आपने जर्मनी के प्लांट्स, वेदर दे प्लांट विल गेट सक्सेसफुल देयर कल्टीवेशन इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन और नॉट। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये रिपोर्ट इसलिए आई है। दूसरा अनप्लांट डेवलपमेंट, उसमें मैं जाऊंगा नहीं। हमारे घर हो, हमारे जंगल हो, हमारा जो पुरानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी वो ज्यादा बेटर थी किसी भी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करने, किसी भी जो हमारी एक जो पहाड़ों में शैली होती थी घरों की। बट इन शिमला यू विल सी द हाउसेज व्हिच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड्स, नाउ द पीपल आर डूइंग द कंस्ट्रक्शंस। यू कैन कंपेयर दैट वन। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा इसमें कि क्या वो मॉडल अच्छा था। हिमालय स्टेट्स के लिए एक स्पेशल मॉडल होना चाहिए डेवलपमेंट का, कोई वैरायटी इंट्रोड्यूस करने के लिए वो स्पेशल वैरायटी होनी चाहिए जो वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हमारे हो। हम अगर 7 स्टोरीज 8 स्टोरीज बिल्डिंग्स यहाँ पे कंक्रीट की खड़ी कर देंगे, आई थिंक दैट इज नॉट क्लाइमेट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज टू बी अडॉप्टेड इन द स्पेशली द हिमालयन स्टेट्स। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें हमारे को देखने को मिलेगी क्योंकि सेंसिटाइजेशन भी है, क्योंकि बच्चे बैठे हैं इसलिए थोड़ा मैं इस स्लाइड तरह से नहीं है। केस स्टडी एप्पल ऑर्चिड्स मैंने आपको बता दिया, इसी के ऊपर फिर जाऊंगा मैं। हम आज की डेट में जो बच्चे बोले कि हमारे को जी हाई डेंसिटी बोलते ना, हाई डेंसिटी हमको एप्पल की वैरायटी के ऊपर जाना चाहिए, जिसको हम स्पर वैरायटी बोलते हैं। ये जो कुल्लू वाला बेल्ट है, शिमला वाली है, सम पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट मंडी, तो वहां चंबा, ये बहुत प्रचलन चल रहा है कि जी हमने ये करना। बट you know this the majority of the area of our states, Himalayan states, that is a rain fed area। और जो हम हाई डेंसिटी की बात करेंगे, मैं अगेंस्ट नहीं हूं किसी के लिए, हाई डेंसिटी की बात करें तो हमको वहां पे पानी चाहिए भाई, प्रॉपर वाटर चाहिए, स्प्रिंकलिंग सिस्टम चाहिए, इरिगेशन सिस्टम चाहिए। तो हम कैसे उसको हम जस्टिफाई कर पाएंगे? ऊपर से ऐसा सूखा पड़ रहा है, तो उस जगह के लिए हमको किस तरह की वैरायटीज के लिए जाना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो नए जनरेशन के बच्चों को वो चीज सीखनी पड़ेगी आपको कि हमको कैसे उस चीज में जाना है। तो यू शुड हैव द स्टडी। बड़े चाल में नहीं जाना है तो ये इसके ऊपर भी, क्योंकि हम इसके ऊपर काफी ज्यादा वो भी हो रहा है, डिबेट भी हो रहा है डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर और जो वैरायटी के ऊपर। अभी भी ट्रेनिंग हो रही थी, तो तकरीबन कितनी सेब की वैरायटी है, तो वहां पे जो एडिशनल डायरेक्टर्स है वो यूएसए कंटिन्यू ही हैज ओनली रिकमेंडेड 4 varieties only for the rain fed area in the Himalayan states, 4 apple varieties. Otherwise I don't know, there are a number of varieties. It has been discussed that training. Down to earth, एक होता है, like many countries, India is in the middle of political crisis. क्राइसिस कैसे नहीं है? आप एपिस मेलिफेरा को कैरी कर रहे हैं और अपने बगीचे में ले जा रहे हैं और उस आपके नेटिव पॉलिनेटर्स है नहीं वहां पे, दैट इज ए क्राइसिस, है ना? उसकी वजह से क्या हुआ? इन सेवरल स्टेट्स फार्मर्स नाउ रेंट हनीबीज टू secure a decent harvest in areas where agriculture is nearly impossible due to shortage of natural pollinators. Peoples are manually carrying out nature's most critical operation. This artificial substitution of pollinator is new concern. अब एक और चीज बता दूं मैं, ये तो बता मेरे एपिस मेलिफेरा ला रहे हैं। अब कई जगह क्या कर रहे हैं लोग कि जो दूसरे प्लांट वाइल्ड में जो फ्लावर होते हैं उसको चॉपिंग कर देते हैं और उसको झाड़ते हैं एप्पल के ऊपर फॉर द पॉलिनेशन। तो क्यों ये जरूरत पड़ रही है? तो दिस इज अगेन ए न्यू वॉच। ये सिक्किम की एक स्टडी है कार्डिमम के ऊपर कि वहां फार्मर्स ने कैसे कार्डिमम के ऊपर क्या हुआ और क्या वहां पे स्थिति हो गई। तो यू कैन सी दीज आर द रियल स्टडी।
रिड्यूस यील्ड क्रॉप्स एंड क्वालिटी, मैंने आपसे पहले बात कर दी है, ये मैंने बात कर दी है, जाऊंगा। सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। अब देखो एक बात आती है, इकोनॉमिक्स कॉमर्स के बच्चे बैठे हैं, हम कोई भी चीज करते हैं बिना पैसे से जुड़ी नहीं होती है। जिंदगी को चलाने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए भी रिक्वायर्स इकोनॉमी। तो सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या रहेगी? डिपेंडेंस ऑफ माउंटेन फार्मर्स, जो हिमालयन स्टेट्स के हमारे एग्रीकल्चरिस्ट है, जो फार्मर्स है, जो किसान भाई हैं, उनको किस चीज के ऊपर वो निर्भर रहते हैं? वो रहते हैं हैवी रिलायंस ऑन पॉलिनेटर डिपेंडेंट क्रॉप्स। कितना परसेंट मैंने आपको बार बार डिस्कस कर दिया। दिस पॉलिनेशन दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, क्योंकि हिमालयन स्टेट्स में लोग या फ्रूट्स हो गए या कुछ सब्जियां उगाएंगे या कुछ अनाज उगाएंगे, उसमें अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो उनका जीवन यहाँ पर ठप हो जाएगा, लाइवलीहुड। तो कैसे चलेगा? इकोनॉमिक इफेक्ट्स दे हैव रिपोर्टेड कितना होगा? 100 से 150 मिलियंस डॉलर पर ईयर। 100 से 150 मिलियन डॉलर्स पर ईयर का इतना नुकसान, इतने पैसे का यूएसए डॉलर का नुकसान होगा अगर ये चीजें इस तरह से होती रहेगी। ये मैं श्योर कर रहा हूं आपको। लोकल ऑब्जर्वेशन, जो लोग खेतों में काम करते हैं, आज के किसान होता है ना, साइंटिस्ट से ज्यादा जागृत होता है, उसको हमसे ज्यादा नॉलेज होता है। वो भी ऑब्जर्वेशन इसमें पुट की है कि फार्मर्स नॉट फार टू अर्लियर बट लेस कम लेटर्स रिड्यूस वाइल्ड पॉलिनेटर्स नियर मोनोकल्चर एप्पल्स बेल्स एंड पेस्टिसाइड्स हैवी जोन्स। कभी ऑब्जर्व कर लेना, मैंने बोल दिया आपको, मैंने एग्जांपल दे दिया कि आपने हनी बी का, आपने कभी वो आग जला के देख लेना, कभी वहां मोबाइल करके रख के देना, तो यू विल फाइंड कि हनी बी कहां चलेगी, यू विल फाइंड देयर। और कहीं आप घरों में, आपके घरों में अगर मिट्टी घर है, आपने वहां पे क्या रखिए, वहां मधुमक्खी का छाता अपने आप आ गया, वहां दवाई की स्प्रे वाली दवाई मशीनें वगैरह रख दो दवाइयां, तो यू विल फाइंड दैट। तो दैट इज अ लोकल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जो लोकल जो फार्मर्स होते हैं वो अच्छे साइंटिस्ट होते हैं हमसे। In Uttarakhand, the decline of pollinator threatens not just the agriculture but the ecological balance itself. ये भी रिपोर्ट है कि वो सिर्फ उनको नहीं किया, जो पारिस्थितिक तंत्र का हमारे जो ताना बाना था उसको भी जो है कहीं ना कहीं बैलेंस किया। अगर इकोसिस्टम ही बैलेंस हो गया तो समझ लो फिर क्या हो सकता है। यू कैन इमेजिन दैट वन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सबके लिए, जेंडर रोल्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इन पॉलिनेशन। किसका रोल ज्यादा रहता है? जो हमारा एक अपना पारंपरिक जो ज्ञान है, आज हम बात कर रहे हैं ना न्यू एजुकेशन इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उस इंडियन बहुत ये चीज भी उसमें आती है, पारंपरिक ज्ञान जो है उसमें क्या चीजें होती थी पहले, जो आज के बच्चे मिस कर रहे हैं। ये जो मोबाइल मिल है ठीक है, फिर मोबाइल में ये चीजें भी पढ़े करो, है ना। क्या चीज थी वो? वुमेन्स एज ए एग्रीकल्चर एक्टर्स। कैसे? एक हमारा सस्टेनेबल गोल पढ़े ना, हमारे सस्टेनेबल गोल्स है, तो सस्टेनेबल गोल 5 उसमें देखना कि वुमेन का क्या रोल होता है क्लाइमेट के साथ। तो ये बोलते हैं वुमेन्स मेक अप 60-70% हिमालयन एग्रीकल्चर लेबर। आईसी मोड बोल रहे हैं, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा दे मैनेज होम गार्डन्स, मिक्स क्रॉपिंग एंड लाइफ स्टॉक, indirectly supporting pollinators habitat. Their crop harvesting shows continuous food sources for bees and butterflies across seasons. तो जो खेतों में भी काम करते हैं उनको पता भी होता है कौन फसल क्या करना, कैसे तोड़नी, कौन नुकसान पड़ना। तो मीन्स दे आर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग दिस द मीन्स हनी बी फ्लोरा, ताकि वहां पे वाइल्ड जो पॉलिनेटर्स को विजिट करते रहे। ये रोल होता है वुमेन का, बहुत बड़ा रोल। फिर ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, वुमेन अंडरस्टैंड फ्लावरिंग रिदम्स, bee friendly plants and weather cues better through generation of observation. मुझे नहीं पता कितने बच्चों को, मुझे याद है जब बचपन में थे तो हमारी माता जी या दादी जी या बहनें या गांव की औरतें जाती थी सर्दियों में खेतों में भी कौन सा साग का पत्ता चूक के लाना, किस फ्लावर में फ्लावरिंग हुई है, ये मेच्योर हुआ है, ये मेच्योर नहीं हुआ, इसको तोड़ना, इसको नहीं तोड़ना। दीज आर द ऑब्जर्वेशन जो नाउ डेज विच आर मिसिंग। तो किस तरह कंजर्व करते थे? तो ये हमारा जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक नॉलेज है। फिर
practice like planting mustard along field edges or letting white fern grows around terrace support native pollinators. आज की डेट में जो हम करेंगे इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करते हैं। तो जब हम इंटरक्रॉपिंग की बात करेंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करेंगे तो ये चीजें उसमें आएंगी, बिकॉज दे नो दिस प्रैक्टिस बेटर देन वी पीपल। तो ये हमारे उसमें लिखा हुआ पहले में। अगर प्लेन में मुझे नहीं पता, मैं जैसे हमारे मंडी में जो प्लेन एरिया जहाँ पानी लगता है, तो लोग जो जब धान लगाते थे खेतों में, जो धान के खेत की मेंड होती थी उसमें वो क्या लगाते थे, हमारे जो माँ उसको लगा देते थे, माँ के सीड, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वहां पर कंजर्वेशन करते थे, इसको हेल्प करने में। अब आप वहां जाएंगे सोलन में, सोलन के साथ एक लगता गांव है, उसको वहां पे बहुत सारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, होते हैं। तो ये चीजें हैं जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज में है, ये इकोलॉजिकल नॉलेज में है। If the traditional tech-based farming systems are more resilient to erratic rainfalls and temperature rise, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है आपको ज्यादा रेजिलेंट एक वर्ड आता है, देखो बार बार आता है रेजिलेंस, क्लाइमेट रेजिलेंट की हम बार बार करते हैं। क्लाइमेट रेजिलेंट का मतलब होता है कि जो भी हम क्रॉप लगा रहे हैं वो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में उसके ऊपर मिनिमम इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई आप मान लो कोई सरसों का लगा रहे हैं प्लेन में, अगर मान लो आपको यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पे धूप ज्यादा आ रही है, तो उसकी एक साल में अगर मान लो उसका क्विंटल की पैदावार एक साल में 25 क्विंटल होगी तो 22 या 23 क्विंटल होगी। दैट मीन्स दैट इज अ क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप। अगर उसकी क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप जो नहीं होगी, उसकी 25 क्विंटल सीधे 10 क्विंटल रह जाएगी। तो ये बोला कि जो हमारा ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज है ये इस चीज को प्रमोट करता है। तीसरा एम्पावरमेंट थ्रू एडेप्टेशंस, वुमेन लेड इनिशिएटिव, औरतों के द्वारा जो अलग अलग तरह की स्कीम्स होती है, प्रोग्राम्स है, उनके द्वारा जैसे अपनी सहेली बी कीपर प्रोग्राम, इट हैज गेट अ ग्रेट सक्सेस इन उत्तराखंड। फिर एंड टेक बेस्ड मॉडर्न मेथड्स एंड क्लाइमेट स्मार्ट बी कीपिंग, एनकरेज सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव इंप्रूवमेंट्स, इनकम एंड बायोडाइवर्सिटी साइमल्टेनियसली। अब इसलिए मैं बात कर रहा हूं, मैंने बोला कि कांगड़ा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारा जिसमें सबसे ज्यादा बी कीपर्स है और बी कीपर क्लस्टर भी सबसे ज्यादा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्योंकि नुवाड बहुत सारे ऐसे फाइनेंसिंग करती है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को। हमारे जो ग्राम उद्योग विभाग है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में इसके स्टार्टअप प्रोग्राम के इसके इनिशिएटिव्स है कि बी कीपिंग आप कर सकते हैं। तो बी कीपिंग का मतलब है कि आप एक मत यू कैन आल्सो डू द इनिशिएटिव हाउ टू कंजर्व द pollinators। एक कुछ चीजें हैं इंडिजिनस प्रैक्टिसेस एंड फूड सिक्योरिटी एडेप्टेशन, जो पारंपरिक जो ज्ञान होते थे हमारे कैसे करते थे, फार्मिंग सिस्टम सपोर्ट पॉलिनेटर, मिक्स क्रॉपिंग जो मैंने बोला एप्पल, मस्टर्ड, मिलर्स एंड लेग्यूम्स पहले करते थे, आज की डेट में आपको मिसिंग मिलेंगे। ट्रेडिशनल क्लाइमेट विजडम, communities predict planting and flowering based on bird activity, snow timing and bloom cues। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस जो हमारी कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी से जो हमारी प्रैक्टिस थी उसको लिंक करती है कि कैसे हमको ये देख सकते हैं आप स्लाइड्स, तो टाइमिंग की शॉर्टेज है। लिविंग विद द बीज, इंडिजिनस लैंडस्केप मैनेजमेंट सपोर्ट, पॉलिनेशन, ये रिपोर्ट्स है। अब एडेप्टेशन एंड कंजर्वेशन कैसे करनी है, सबसे पहले बता पॉलिनेटर फ्रेंडली फार्मिंग होनी चाहिए हमारी खेती बाड़ी। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिड्यूस द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं इसको। इंटरक्रॉपिंग, देन लीव वाइल्ड फ्लावर पैचेस नियर फिल एजेस, अडॉप्ट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये कुछ प्रैक्टिसेस है अगर आपको कंजर्व करने हैं हमारे पॉलिनेटर्स को, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं दोनों साइकिल में कितना अच्छा उसका इंपैक्ट पड़ेगा दोनों स्लाइड्स में। बी कीपिंग को इसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि ये बड़ा काफी ज्यादा डिस्कस कर दिया। Bad land management, what will happen? There will be lead to drought, there will be soil erosions, there will be desertifications।
अगर हम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात करेंगे, वी विल रिस्टोर द सॉइल, वाटर साइकिल्स एंड रिवर्स डेस्टिफिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऊपर वाली स्लाइड में जाना चाहते हैं, नीचे वाली प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं। ये तीनों चीजें रिस्टोरेशंस ऑफ हैबिटेट फॉर कॉरिडोर से कुछ जगह ऐसी प्रैक्टिस होती है जो हमारे यहाँ पे नहीं अभी हुई है। ये थोड़ा ब्रिजिंग साइंस, फार्मर्स एंड पॉलिसी फॉर पॉलिनेशन सिक्योरिटी, ये तीन चीजें दी मैंने। साइंस, फार्मर्स एंड पॉलिसी, तीनों चीजें होती है। साइंस अपना काम करेगा, फार्मर्स अपने काम करेंगे और पॉलिसी मेकर्स अपना काम करेंगे। अगर तीनों आइसोलेशन में काम करेंगे तो ये चीजें नहीं हो पाएगी। बट देयर शुड बी सम कोलिब्रेशन अप्रोच। उसमें क्या हो सकता है कि पॉलिसी कैप्स, सर्च प्रायोरिटीज किस फील्ड में देनी है, क्या करना। पॉलिसी कैप में नो डेडिकेटेड पॉलिनेटर कंजर्वेशन पॉलिसी व्हिच हैज बीन इन अवर कंट्री। मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, हमारी कंट्री में एक पॉलिसी नहीं है। नीड फॉर रिच स्पेसिफिक पॉलिनेटर एक्शन प्लान्स, मैंने पहले बात की। अब आज देखते हैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और है, जो हमारे फोरन बनते हैं ना, है ना बच्चों, हम ऑर्नामेंटल प्लांट लाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट कहा, वो यूएसए से आया हुआ है, वो इटली से आया हुआ है, यूरोप से आया, अफ्रीका से आया। व्हाई वी आर नॉट प्रमोटिंग द लोकल नेटिव स्पीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। आप जब जाएंगे आप रोड 4 लेन में, तो वहां 4 लेन बीच में जो गैप होता है, वहां अपने प्लांट, हम जैसे हमारे बॉर्डर भी लिया है, क्यों नहीं उगाते हम उसको? व्हाई वी आर नॉट प्रमोटिंग? तो दैट इज लोकल स्पेसिफिक। कुछ ऐसी छोटी छोटी स्मॉल चीजें हैं। फिर रिसर्च प्रायोरिटी, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग फिनोलॉजी एंड पॉलिनेटर पॉपुलेशन एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स, जिसके ऊपर काम कम है। क्योंकि आप जो नए हैं, लाइफ साइंसेज के बच्चे हैं, तो आपके लिए काम छोड़े हुए हैं, ये करने हैं। DNA barcoding to identify crippling pollinator species on which we are working. I will show 3 and 4 slides of this. Then develop climate resilient pollinator species links, and we are also working on this part. Then community based conservations, हम कम्युनिटी को छोड़ देते हैं, पर कितना, पर कम्युनिटी के बगैर हम कर भी नहीं सकते कुछ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिसी कोलिब्रेशंस, वो हमारे पास है, जैसे नेशनल मिशन ऑन हिमालय स्टडीज, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, इनमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन लाए हैं जो आप पढ़ेंगे तो अभी कम टू नो। देन एजुकेशन इनिशिएटिव्स, जब भी कोई कंप्लेन करना तो हम बच्चों को ले जाते हैं, बच्चे जिसमें नारा लगा लेते हैं, फिर हम उसके बाद कोई डे आता है उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो दैट शुड, ये मतलब हमारी जिंदगी में एक जीने के जो है आत्मसात करनी पड़ती चीजें, और हमको उसको उसके हिसाब से जीना पड़ता है, तब हम सभी को तो ये चीजें करनी पड़ेगी। ये मैंने बता दिए कि कैसे हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम बी कीपिंग की आप बात करें, उसका फायदा क्या है? पॉलिनेशन हमने पहले बोले, एपीथेरेपी एंड एपोटूरिज्म, यहां पर बहुत चला काम। कई लोग जो होते हैं ना, बी से डंक मारते हैं। जैसे आर्थराइटिस की कोई प्रॉब्लम होती है, कहते हैं अगर बी से डंक मारेगा आपकी आर्थराइटिस ठीक हो जाएगी। कई बार स्टमैटिक प्रॉब्लम होती है, तो जो बी के अंदर जो उसका जो छोड़ती है, गैस छोड़ती है, हवा छोड़ती है, वो पाइप लगा के उसके वो रेस्पिरेशन करते हैं। इस तरह की स्टडी है। एंड ड्यूरिंग कोविड दिस बी हैज बीन यूज्ड टू डिटेक्ट द वेदर द पेशेंट इज कोविड पॉजिटिव और नेगेटिव इन द नीदरलैंड्स। तो इस तरह के इसमें प्रोड्यूस हनी, वैक्स, प्रोपोलिस, पॉलेंस, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे। हेल्प्स अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मैंने बताई 5 की बात। स्पोर्ट्स लाइवलीहुड्स फॉर स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स, हेल्प मेंटेन ए हेल्थी एनवायरनमेंट। तो ये कुछ फायदा इसके बी कीपिंग के। ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, दोज हु आर वर्किंग ऑन दिस डिफरेंट प्रोग्राम्स एट लोकल एंड नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। इसमें मैं लीजिए होगा, ये बताओ, हिमालयन पॉलिनेटर डिक्लाइन इज लिंक टू क्लाइमेट स्ट्रेस, हैबिटेट लॉस एंड केमिकल एक्सपोजर। 3 चीजें मैंने बताई। क्यों डिक्लाइन हो रहा है? क्लाइमेटिक स्ट्रेस, हैबिटेट लॉस एंड थर्ड वन इज केमिकल एक्सपोजर। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। टेम्परेचर राइज एंड रेटिंग रेनफॉल हैव डिस्टर्बेड फ्लावरिंग पॉलिनेटर सिंक्रोनाइजेशन, दैट इज देयर। अब देखिए एक चीज है बच्चों, आप शायद फ्रेश फ्लड्स के ऊपर कोई लेक्चर हो, ये क्या है?
जो क्लाइमेट के इम्पैक्ट उसको हम रोक नहीं सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं, है ना, रोक नहीं सकते। आप बोले भी मैं जो है वो जो है या क्लाउड बर्स्टिंग हो रही है या इरेटिक रेनफॉल हो रही है, वी कांट रोक, बट वी कैन मिनिमाइज द रिस्क, दैट इज इन आवर हैंड। अगर क्रॉप्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है उसकी प्रोडक्शन या यील्ड के ऊपर, वी कैन मिनिमाइज। मैंने बोला एग्रीकल्चर या क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स हमको लगानी पड़ेगी, लोकलाइज लेवल पे जाना पड़ेगा। देन लैंड यूज चेंजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन एंड फ्रैगमेंटिंग की पॉल्यूटेड कॉरिडोर्स, जिसके ऊपर आई थिंक नो वन इज थिंकिंग ऑन दिस। देन क्रॉप यील्ड लॉस, रिड्यूस हनी प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड थ्रेट्स फॉर माउंटेन कम्युनिटीज। अब आज के डेट में कहाँ आपको इतना जो हनी मिलता है, उस हनी की कितनी मेडिसिन वैल्यूज हैं, तो आई थिंक वी आर यंग जनरेशन के बच्चे, तो आई डोंट नो वेदर दे आर टेकिंग दिस हनी। साल में कई साल लेते, कई तो लिया नहीं आज तक, है ना। अदरवाइज तो है कि जब हमारे हिंदू माइथोलॉजी में है कि जब बच्चा पैदा होगा तब इसको हनी देते हैं, जब जाता है तभी हनी देते हैं, दिस इज आवर रिचुअल्स। तो बट दैट इज मिसिंग। बच्चों को ये नहीं पता कि कौन सा हनी है, किस प्लांट का है, क्या इसकी मेडिसिन वैल्यू है। सबसे बेस्ट हनी जो है आज की डेट में बकवीट हनी को मानते हैं वर्ल्ड का बेस्ट। पहले मोनिका हनी मानते थे। बकवीट जो ओगलर फाफरा में जो मधुमक्खी जाती है उसका शहद बनता है, दैट इज द बेस्ट वन हनी इन द वर्ल्ड। बट वेदर वी आर गेटिंग दैट और नॉट। लाहौर में जैसे मैंने बैठे यहाँ पे डोल में, हम शर्मा का हनी, बच्चों को पता नहीं शर्मा क्या होता है, बकवीट का पता नहीं क्या होता है ना। तो ये चीजें थोड़ी मतलब जो आपका सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं, वी शुड नो adaptation through climate smart beekeeping, floral restoration and low pesticide farming, that will help to control this one. जिसमें बात कर रहा हूं, promote region specific pollination action plan integrated with climate policies। ये इसलिए हम बोल रहे हैं कि मान लो अमेरिका वालों ने बोला ऐसा करो और मेरे को बोले जाके जी आप मंडी में ऐसा करो, दैट इज नॉट पॉसिबल। रीजनल स्पेसिफिक, वहां की क्या रिक्वायरमेंट है, कम्युनिटी से फीडबैक लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, उनकी पार्टिसिपेशन लेनी पड़ेगी। क्या बोले कि कोई प्रोजेक्ट लाए एंड यू आर नॉट इंप्लीमेंटिंग, यू आर इम्पोजिंग दैट प्रोजेक्ट एंड दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, डेफिनेटली देयर विल बी अ बैड इंपैक्ट्स ऑफ दैट प्रोजेक्ट्स। तो रीजन स्पेसिफिक अप्रोच हमको आने वाले टाइम में, दिस इज द नीड, इसकी बहुत जरूरत है। Encourage youth empowerment led beekeeping cooperatives for local empowerments। मुझे नहीं लगता कितने लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बट एक लड़का हमने यहाँ पे इसको बायोटेक, हमारे एक इंक्यूबेशन सेंटर है, जिया पंचायत है यहाँ पे, ही वॉज डूइंग दिस स्मॉल, सर मिले उनसे, मैंने हमको ट्रेनिंग दी थी, विच जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 24,000 पर मंथ जो है बच्चों को ट्रेनिंग सीखने देता है। यू कैन प्रिपेयर योर ओन प्रोडक्ट्स, आपको सिखाया जाता है प्रोडक्ट्स में, उसके बाद उसके आप कहीं भी उसको एंटरप्रेन्योरशिप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हैं। मेरे को एक बच्चा मिला भी उस ट्रेनिंग में, उसने बोला सर मैं तकरीबन 1 महीने में 1 लाख का एपी सिराना का हनी बेचता हूँ और मैं उसका जो है कंजर्व भी कर रहा हूँ गाँव में और प्रमोट भी कर रहा हूँ और आपको भी दे रहा हूँ। मतलब ये नहीं है कि देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, बट हमको अवेयर होना चाहिए किस सेक्टर में क्या स्कोप्स है। Insensitize farmers adopting pollinator friendly crops and native floral buffers, मैं पहले से बात कर रहा हूँ। Strengthen collaboration between scientists, policymakers and local community for knowledge sharing and innovation, that is very important। आज की हम बात कर रहे हैं innovations की, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। I think innovations it is not by the getting a degree, कोई बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन लेने से या जिनको इनोवेशन नहीं आती है। इनोवेशन एक 10th पढ़ या किसी आदमी के दिमाग में सकती है कि ऐसा चीज करनी है, मुझे करना चीज करनी है। इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज की जब बच्चों में है, बट आपको अपना जो अपनी एनर्जी है, यू हैव टू पुट दैट एनर्जी इन द वेरी राइट डायरेक्शन, नॉट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। यू कैन डू एनीथिंग। और उसके फायदे क्या होगा आप देख रहे हैं स्लाइड्स में, These are the works which we are conducting। आप मैं 3-4 स्लाइड देता हूँगा जो हम कर रहे हैं अपने लैब में स्कॉलर्स के साथ। हमने एक स्टडी की थी इंसेक्ट पॉलिनेटर्स ऑन लीची एंड सिट्रस क्रॉप के ऊपर। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला के साथ एक नहीं पड़ता तत्ता पानी, जहाँ हॉट वाटर स्प्रिंग है, वहाँ ऑर्चिड्स थे, तो वी हैव कंडक्टेड
and we have reported 46 species on the lychee and 44 species on the citrus. और सेम हमने प्लांट फिर हमने इसकी स्टडी की नियर पौंटा साहब नियर इंडस्ट्रियल एरिया ऑन अगेन ऑन लीची। तो वहां हमको देखे आप वो कुछ पॉलिटेड और ज्यादा मतलब वहां का जो क्लाइमेट या जो एनवायरमेंट वहां इतने फैक्टर अच्छे सपोर्ट नहीं करते एंड वी हैव ओनली रिपोर्टेड 16 स्पीसीज। तो ये डिफरेंस है कि वहां हमको 46 स्पीसीज मिली और जो नियर इंडस्ट्रियल एरिया लीची सेम यहां भी लीची होती है आपके धर्मशाला के पास है ना। तो वी हैव नॉट कंडक्टेड स्टडी ओवर हियर तो विल फाइंड where we are getting good variety. Why that we are getting? These are जो अलग अलग फैक्टर्स मैंने बताया कि पॉलिनेटेड डिक्लाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स है। This is another study which we have conducted on this Virginia Sciata and Vinca majors. These are like two important medicinal plants. तो हमने दोनों देख सकते हैं आप विंका मेजर दिस Virginia Sciata पे हमने 24 स्पीसीज रिपोर्ट की उनमें हमने 8 स्पीसीज इसको पत्थरचट भी बोलते हैं मालूम है ना 41 को पता है ना। तो उसके ऊपर हमने किया था एक काम। देन दिस इज जो मैं बात की थी फेगोप्लेनम एक्यूटेटम एंड फेगोप्लेनम एस्कुलेंटम। ये हमने वाइल्ड में होता है ये वाइल्ड वाली स्पीसीज है फेगोप्लेनम एक्यूटेटम जो जंगली होती है उसमें हमने स्टडी की थी डिफरेंट एल्टीट्यूड्स इसमें पे। तो हमने जो फेगोप्लेनम एक्यूटेटम के ऊपर हमने 57 स्पीसीज और जो वेलरिया जेटामेसिस प्लांट उसको हमारे पास 51 स्पीसीज हमने रिपोर्ट की थी। इसके साथ साथ हमने ये इसका डीएनए सीक्वेंसिंग और डीएनए बारकोडिंग स्टडी की थी कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी तो नहीं है जो हमने अलग अलग जगह से स्पीसीज कलेक्ट कर दिए अलग अलग एल्टीट्यूड से वी फाइंड बट वेरी इन वेरी स्मॉल नॉट सिग्निफिकेंट वेरिएशन जो हमने डीएनए जब इसका सीक्वेंसिंग की तो वी फाइंड बट वेरी स्मॉल। इसको सब खाते हैं। ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सोलन में एक राजगढ़ एरिया आता है वहां लोगों की बहुत सारी इनकम इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो जब हम इसके ऊपर स्टडी की और साथ में जेनेटिक वेरिएबिलिटी अलग अलग लोअर से हाइट जितने भी एरिया थे उसमें की तो उसमें भी हमने देखा कि ज्यादा नहीं मिली बट यहाँ पे हम देखा कि कौन स्पीसीज ज्यादा डोमिनेट पॉलिनेटेड स्पीसीज थी और कितनी टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हमने वहां पे रिपोर्ट की। तो एक हमने जो यहाँ पे हर्बल गार्डन है जुएल नगर उसमें भी हमने वो भी दैट पेपर इज अंडर पब्लिकेशन वहाँ के हम जितने मेडिसिन प्लांट्स है उसके ऊपर भी हमने पूरा पॉलिनेटेड स्टडी की है। दिस इज अबाउट माय साइट इफ यू वांट टू हैव सम क्वेरीज यू आर मोस्ट वेलकम।